नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल सेट। यहाँ पर मैं टोटल 60 क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ आ जाए और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? पहला, विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरेडिटी वंशानुक्रम हेरेडिटास से निगमित हुआ है। हेरेडिटास किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, रोमन या जर्मन? तो कौन सा भाषा से ये बना है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन है, ये कथन किसका है दोस्तों? पहला जॉनसन, दूसरा पीटरसन, तीसरा बेकन और लास्ट है हार्लोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेकन। चौथा क्वेश्चन है, जिन है। जिन क्या है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक गुण, श्वेत रक्तकण में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, अंडाणु में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्त्री में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में XY के प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री पुरुष गुणसूत्रों में के सम्मिलित से ही संतानोत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों, छठा नंबर में। संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका स्त्री निभाती है, पुरुष निभाता है? स्त्री पुरुष दोनों ही समान भूमिका निभाते हैं। यह सब ईश्वर पर की इच्छा पर निर्भर है। तो पहला ऑप्शन है स्त्री निभाती है, दूसरा पुरुष निभाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान भूमिका निभाते हैं। तीसरा, यह सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुष निभाता है, क्योंकि लिंग निर्धारण में पुरुष का ही हाथ होता है। अब चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर पे हम लोग। बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। तो बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है, शारीरिक तथा गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक विकास। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। सी नंबर में शारीरिक गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। एवं लास्ट ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास, गतिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। चलते हैं आठवें क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों। क्या है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन में देखते हैं हम लोग,
बच्चों के लिए खेल के साज सामान उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगियों का आयोजन किया जाना चाहिए। और सी नंबर है शारीरिक व्यायाम पीटी नियमित रूप से करवाना चाहिए। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने संबंधियों के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने मित्रों के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 10वां नंबर में। मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन है किसका है? बेकन, रूथ बेनेडिक्ट का, पियाजे का या पीटरसन का? पहला ऑप्शन है दोस्तों बेकन का, दूसरा रूथ बेनेडिक्ट का, तीसरा है पियाजे तथा चौथा है पीटरसन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पियाजे का। दोस्तों पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख लेना। पियाजे से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी टेट में भी पूछे गए थे। संज्ञानात्मक विकास के लिए पहला ऑप्शन है शारीरिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें क्वेश्चन में जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनः संरचना करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 2। चलते हैं आगे हम लोग दोस्तों 13वें क्वेश्चन में आत्मसात्करण एवं वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मसात्करण व मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने पुरानी वस्तु और विचारों की स्मृति संजोकर रखता है। बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। 14वें नंबर को हम लोग देखते हैं दोस्तों आत्मसात्करण को ही डैश भी कहते हैं? समंजन, स्वांगीकरण, समायोजन, व्यक्तिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वांगीकरण। 15 नंबर में देखते हैं नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आत्मसात्करण, अभिव्यंजन, समंजन, स्वांगीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता को हम लोग समंजन कहते हैं या कहलाती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 16वें नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आरंभ में बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। यहाँ वो समंजन कर रहा है। आरंभ में बच्चे जो भी क्षमताएं होती है बच्चे में उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। यहाँ वो आत्मसात्करण कर रहा है। तीसरा है आरंभ में बच्चे जो भी क्षमताएं बच्चे में जो क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। यहाँ वह बहुवर्गीकरण कर रहा है। और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आरंभ में बच्चे जो भी क्षमताएं होती है बच्चे में उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। यहाँ वह आत्मसात्करण कर रहा है। 17वें नंबर में हम लोग जाते हैं दोस्तों संवेगी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? जन्म से
लेकर 4 वर्षों तक, जन्म से लेकर 5 वर्षों तक, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, जन्म से लेकर 3 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। 18वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। संवेगी गत्यात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। इस अवस्था में बच्चा अपना सारा पेशीय क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। और बी है, बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाले प्रत्याशित संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है। बच्चे की यह बोध होने लगती है बच्चों को कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उससे सत्यात्मक गुण निहित है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चलते हैं 19वें नंबर पे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे कौन सी योग्यताएं विकसित होती है बच्चे में? अवधान, प्रत्याक्षण, चिंतन एवं समस्या समाधान। दूसरा प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान। अवधान, प्रत्याक्षण, स्फुरन, चिंतन एवं समस्या समाधान। अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। यहाँ बहुत डिफिकल्ट वर्ड हैं दोस्तों, बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान वाले योग्यताएं विकसित होती है बच्चे में। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन में जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्याक्षण के आधार पर ही सोचता है। यह कथन है, सत्य है, भ्रामक है, असत्य है, अनिश्चित है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सत्य है। अब हम लोग 21वें नंबर पे जाते हैं। बच्चे में विभिन्न योग्यताओं तथा संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबद्धन योग्यता, बहुवर्गीकरण योग्यता इत्यादि का विकास होता है। पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में असत्य है, या ए सी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन क्या है? बहुवैकल्पिक होता है, व्यापक होता है, स्वकेंद्रित होता है, या बहुआयामी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वकेंद्रित होता है। 23वां क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सही विकल्प चुने। 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 1 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, 9 माह की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 24वां क्वेश्चन है। नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या, वाक्यों की समस्या, उपरोक्त सभी। नई भाषा सीखने के लिए बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या तथा वाक्यों की समस्या, उपरोक्त सभी। हम लोग जाते हैं 25वें क्वेश्चन में दोस्तों। बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखने हेतु निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्प को चुनें। बच्चे प्राधिकारिता के प्रति आदर भाव विकसित करते हैं। पुरस्कार प्राप्ति के लिए बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है। बच्चा नैतिकता के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखने लगता है। बिना किसी तर्क अथवा निर्णय के नियमों का स्वतः पालन बच्चे के व्यवहार की विशेषता होती है।
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही कर्म बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सही कर्म दिया हुआ है, सबको डिवाइड किया है 1 2 3 में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्रम वाइज आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही क्रम क्या होगा। जैसे एक के बाद होगा कि दो, एक जैसे 1 2 3 4 5 होगा, 2 3 4 1 5 होगा। इस टाइप से आपको जो लगता है कि इसके बाद ये होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम लोग 26वें क्वेश्चन में जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालता है? नहीं, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर सी नंबर है हाँ, और डी है यह कथन भ्रामक है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कठोर दंड अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? नहीं, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऑप्शन नंबर सी है हाँ, और लास्ट ऑप्शन है डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यस हाँ। 27वां क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, धार्मिक नैतिक मूल्यों वाली कहानी सुनाएंगे, बेन पर प्रेरक प्रसंगों का नाट्यीकरण करेंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक सफल शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है, अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर प्रस्तुत करे। और लास्ट बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों, यानी अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील, नियमित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। अब हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन में। पार्थक्य दून संचिता क्या है? पहला ऑप्शन है सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, दुर्बल संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, और तीसरा है दुर्बल मानसिक स्थिति का प्रमाण है, और लास्ट है सुदृढ़ मानसिक स्थिति का प्रमाण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है। अब हम लोग 30वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। आत्मा धारणा का अभिप्राय है किसी का एक दूसरे के संबंध में कोई धारणा बनाना, किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना। सी नंबर है ए और बी दोनों, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना। दोस्तों ये थे मॉडल सेट 2। अब इसके बाद हम लोग मॉडल सेट 3 की बात करते हैं। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन है। आप पूरी देखो वीडियो को, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, आप अपने आप को माप सको कि आप अभी किस स्थिति में हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट 3 की बात करते हैं। मॉडल सेट 3 का यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, भूख प्यास लगना, तुष्टिप्रद विश्राम, भौतिक पर्यावरण में खतरे से सुरक्षा, शारीरिक सुख व कामेच्छा की तृप्ति आदि आवश्यकताओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की श्रेणी में, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में, भावात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं की श्रेणी में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या होती है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पहला है व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, पर्यावरण से उत्पन्न होती है, व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और लास्ट ऑप्शन है अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या है? उद्दीपन की आवश्यकता और संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं दोस्तों, सी नंबर में है शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक देखरेख की आवश्यकता, या जो लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चौथे नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों, बच्चों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वचन व पूर्ववर्ती अधिगम, प्रत्याशा और निर्भरता। तीसरा है ए बी दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वचन और पूर्ववर्ती अधिगम तथा प्रत्याशा और निर्माता दोनों इसका कारक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, और लास्ट है यह कथन भ्रामक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छठा नंबर है, बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को समुचित संतुष्टि का अवसर मिल सके, बच्चों को कठोर अनुशासन में रखकर। और ऑप्शन नंबर डी है ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। यहाँ पर पहला है दोस्तों बच्चों को प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके ये होगा, और ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को समुचित संतुष्टि का अवसर मिल सके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर पे, विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव जैसी सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो इसमें बच्चों का समुचित विकास होगा। कैसा विकास होगा दोस्तों? भाषिक, गतिक, सामाजिक या शैक्षिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक विकास होगा। आठवां क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक के रूप में आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यालय में छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए? हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंताक्षरी आदि गतिविधियों का आयोजन करे। नहीं, क्योंकि ये संगठन विद्यालय में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ताकि ये संगठन छात्रों की समस्याओं का समाधान करें और शिक्षक इससे मुक्त रहें। और लास्ट ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये संगठन राजनीति से प्रेरित होते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंत्याक्षरी आदि गतिविधियों का आयोजन करे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 9वें नंबर पे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बच्चों के उचित सामाजिक विकास के लिए विद्यालय में शिक्षक के लिए प्रजातांत्रिक विधि अपनानी चाहिए, बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए, बच्चों में मैत्री भाव और सहकारिता के गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन है, प्राणी के सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाज शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? सामाजिकरण, आत्मसात्करण, मानवीकरण, और लास्ट है सामाजिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकरण। 11वां क्वेश्चन, समय एक प्रकार की क्या है? शारीरिक क्रिया है, भावात्मक क्रिया है, संज्ञात्मक क्रिया है, या स्थानिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भावात्मक क्रिया है। व्यक्तित्व, व्यक्ति के यहाँ पर खाली जगह है, व्यवहार का स्वरूप है। पहला विशिष्ट, दूसरा सामान्य, तीसरा समग्र, और चौथा बी और सी दोनों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समग्र। 13वां क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, सुषमाकलित व्यक्ति के अभिलक्षण है नियमितता, दूरदर्शिता, सहनशीलता और संवेगात्मक परिपक्वता। दूसरा नंबर है दोस्तों दृढ़ता, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास, परोपकारिता, न्यायप्रियता और सत्यवादिता। वो चलते हैं दोस्तों सी ऑप्शन में, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। और 14वां नंबर पर हम जाते हैं दोस्तों, सही कथन को चिन्हित करें। व्यक्तित्व हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। हमें व्यक्तित्व को अर्जित करते हैं, हम व्यक्तित्व को अर्जित करते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व न तो पुण्यता उत्तराधिकार में मिलता है और न ही इससे पुण्यता अर्जित किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व न तो पुण्यता उत्तराधिकार में मिलता है और न ही इसे पुण्यता अर्जित किया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिकता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की नगण्य भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 16वें क्वेश्चन में जाते हैं, छात्र के प्रति शिक्षक का व्यवहार यदि सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक होगा तो छात्र का व्यक्तित्व कैसा होगा? नकारात्मक अभिलक्षणों से युक्त रहता है, सकारात्मक अभिलक्षणों से युक्त रहता है, इन सब में अप्रभावित रहता है, या लास्ट ऑप्शन निरंकुश हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, सकारात्मक अभिलक्षणों से युक्त रहता है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। खेल एक सक्रिय मनोरंजन है, निष्क्रिय मनोरंजन है, उबाऊ प्रक्रिया है, समय नष्ट करने का एक साधन मात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय मनोरंजन है। 18वें क्वेश्चन में जाते हैं, खेल के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? खेल आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, खेल बच्चों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, खेल में बच्चों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 19वें क्वेश्चन में जाते हैं, खेल की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। दूसरा नंबर, खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ साथ स्फूर्तिदायक होता है। खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ साथ स्फूर्तिदायक, स्वतंत्र, स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। और लास्ट, खेल वह प्रक्रिया जो स्फूर्तिदायक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ स्फूर्तिदायक, स्वतंत्र, स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। 20वां क्वेश्चन है, खेल के विभिन्न प्रकार हैं। रचनात्मक खेल, गति खेल, बौद्धिक खेल एवं परिचयात्मक खेल। यह हो गया ऑप्शन नंबर ए। बी है रचनात्मक खेल, गति खेल, लड़ाई के खेल, बौद्धिक खेल एवं परिचयात्मक खेल। ऑप्शन नंबर सी है गति खेल, परिचयात्मक खेल, लड़ाई के खेल एवं बौद्धिक खेल। लास्ट ऑप्शन है गति खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल एवं लड़ाई के खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक खेल, गति खेल, लड़ाई के खेल, बौद्धिक खेल एवं परिचयात्मक खेल। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन पे। संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में भाषा का सर्वाधिक योगदान है, इस कथन को निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमाणित करता है? भाषा के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं, भाषा के द्वारा व्यक्ति समाज में अपने भाव एवं अनुभूतियों को व्यक्त करता है, भाषा मनुष्य को भविष्य की उन्नति की ओर ले जाती है, ए बी सी तीनों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। 22वां क्वेश्चन है, पारिवारिक संपर्क से वंचित रहने वाले बच्चों का भाषागत विकास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। पहला क्वेश्चन है, संवेगात्मक स्थिति के असामान्य रहने के कारण भाषागत विकास असामान्य होता है। पारिवारिक कला से दूर रहने के कारण अत्यंत सामान्य व समृद्ध होता है। पारिवारिक भावनात्मक संपर्क न रहने के कारण भाषा में शुष्कता रहती है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक कला से दूर रहने के कारण अत्यंत सामान्य व समृद्ध रहता है। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन पे। संवेग एक प्रकार है, संवेग का एक प्रकार है। व्यक्तित्व का होना, अव्यक्तित्व होना, विचार प्रक्रिया से पूर्ण रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यक्तित्व होना, ऑप्शन नंबर ए। 24वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची है। क्या है इमोशन का पर्यायवाची? वेग, तुष्ट, संवेग और विनोद। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची है। वेग, तुष्ट, संवेग या विनोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इमोशन। सॉरी दोस्तों, सी नंबर यानी संवेग। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन पे। विद्वान कार्ल ग्रूस द्वारा विभक्त बौद्धिक खेलों में निम्नलिखित में से भिन्न है। विचारात्मक खेल, संवेगात्मक खेल, इच्छात्मक खेल और लास्ट है शारीरिक खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक खेल। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन पे। 5 से 12 वर्ष की अवस्था है। चुस्ती की उम्र, समूह की उम्र, सिर्फ बी और लास्ट है बी और ए दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बी व ए, यानी समूह की उम्र और चुस्ती की उम्र। 27वां क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक हैं। अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगीतिवश। बी नंबर है जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। सी है ए और बी दोनों सत्य हैं और डी है सिर्फ ए सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ए सत्य है, यानी अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगतिवश। 28वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। शैशव अवस्था, 4 से 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 12 वर्ष की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। यह एक अर्जित मानसिक गुण है, यह एक प्राकृतिक प्रदत्त मानसिक गुण है, यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह एक अर्जित मानसिक गुण है। हम लोग 30वें एवं अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखते हैं क्या है। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सभी सम उम्र के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, और उसके बाद लास्ट है सभी सत्य है। एक बार लास्ट क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत क्या आते हैं? यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, तीसरा है सम उम्र के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित किया जाता है, या लास्ट है सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सभी सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा ऐसे ऐसे न्यूज़ पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।